तो साथियों, एक बार फिर आपका बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। चलते हम लोग देखते हैं समान विज्ञान के अंतर्गत रसायन विज्ञान का एक टॉपिक जो चल रहा था एटॉमिक स्ट्रक्चर, उसके आगे की बात करूंगा। जैसा कि जो वीडियो देख रहे हैं कंटिन्यूअसली सिस्टमेटिक ढंग से एक एक करके वीडियो मैं आगे अपलोड कर रहा हूं और उसी के माध्यम से आपको चारों विषय की तैयारी कराई जा रही है। तत्काल करंट अफेयर भी कुछ दिन में मैं शुरू करने वाला हूं बहुत जल्दी। तो ध्यान रखना है कि जो केमिस्ट्री में हम लोग पढ़ रहे थे चैप्टर एटॉमिक स्ट्रक्चर, बहुत कंसेप्चुअल रसायन विज्ञान का सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर है, जिसमें हमने देखा कि एटॉमिक थ्योरी जो डाल्टन ने दिया और उसके बाद एटम को तोड़ करके इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन की खोज हुई फंडामेंटल पार्टिकल या मौलिक कण के रूप में। ये हम लोग पढ़ चुके थे कुछ प्रयोगों के आधार पर। अब चलते हैं आगे, उसी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के कुछ महत्वपूर्ण फीचर्स को ध्यान देंगे जिससे अक्सर सवाल एग्जाम में पूछा जाता है। तो उसी की मैं बात करूंगा आज पहले, और उसके बाद परमाणु के संरचना का जो बेसिक बात है मौलिक, उस पर चर्चा करेंगे। तो चलते हैं परमाणु के मौलिक कणों के गुणों को देखते हैं। तो परमाणु जो पढ़े थे, उस परमाणु का जो मौलिक कण है, ये ध्यान रखना है, मौलिक कण जो 3 पढ़ा हमने, उस मौलिक कण का गुण स्टडी करेंगे पहले, करेक्टर। और गुण को एकदम ध्यान रखना है जिससे आपसे सवाल अक्सर पूछा जाए। तो 3 फंडामेंटल पार्टिकल पढ़ा हमने, तो एक कॉलम के माध्यम से आपको कंपेटिटिव तुलनात्मक रूप से अध्ययन कर लेंगे हम लोग। तो पहला एक इंपॉर्टेंट कॉलम है जिसमें हम गुणों को स्टडी करेंगे, अलग अलग गुणों को। गुण जो देखेंगे वो 3 फंडामेंटल पार्टिकल का, एक का नाम इलेक्ट्रॉन, दूसरा जो है वो प्रोटॉन, और तीसरा जो है वो न्यूट्रॉन। यही हमने पढ़ा था कि 3 कण खोजा गया और तीनों का क्या फीचर था, एक्सपेरिमेंट के आधार पर जो वैज्ञानिकों को पता चला उसी को स्टडी करना। एक एक करके गुणों को स्टडी करेंगे। अब यहां ध्यान दें, सबसे पहले गुणों के आधार पर पहला जो हम देख रहे हैं वो है खोजकर्ता, जिसके बारे में पिछले क्लास में मैं बता चुका हूं वीडियो के माध्यम से। तो इलेक्ट्रॉन खोजा था जे थॉमसन ने। तो जे थॉमसन को याद रखना है, कई बार एग्जाम में पूछा है। तो जे थॉमसन। प्रोटॉन खोजा यूजेन गोल्डस्टीन ने। तो ये ध्यान रखना है, यूजेन गोल्डस्टीन। और न्यूट्रॉन जो खोजा वो जेम्स चैडविक ने खोजा। तो ये 3 वैज्ञानिक का नाम हम पिछले वीडियो में भी आपको बता चुके थे। तो तीनों को ध्यान रखना है, यूजेन गोल्डस्टीन, जे थॉमसन और जेम्स चैडविक। अब यहां गुणों के आधार पर एक संकेत लिखा जाता है कि जो गुण है तीनों का, उसका एक सिंबल होता है, और सिंबल के द्वारा भी कभी कभी एग्जाम में प्रश्न पूछ देता है। इलेक्ट्रॉन का संकेत क्या है, प्रोटॉन का क्या है, न्यूट्रॉन का। चूंकि केमिस्ट्री में सिंबल का बहुत महत्व होता है। जैसे हम एल्युमिनियम लिखते हैं तो एल्युमिनियम के लिए सिंबल दे देते हैं Al, ये संकेत है एल्युमिनियम। लोहा लिखते हैं तो लोहा का संकेत लिख देते हैं Fe। सोना लिखते हैं तो संकेत दे देते हैं Au। सोडियम लिखते हैं तो Na। तो इस प्रकार से संकेतों का इस्तेमाल करके केमिस्ट्री में तत्व को पहचानने का काम किया जाता है। तो उसी तरह से जब एटम में तीनों पार्टिकल की खोज हुई तो इसके संकेत इसके गुणों के आधार पर रखा गया। तो जब इलेक्ट्रॉन को ध्यान रखेंगे, इलेक्ट्रॉन का संकेत जो होता है वो इलेक्ट्रॉन को ई से सूचित करते हैं, जिसका नीचे में एक -1 और ऊपर में 0। तो ध्यान रखना है, इलेक्ट्रॉन का ही सिंबल ऐसा कहीं भी लिखा रहे तो आपको समझना है कि इलेक्ट्रॉन का संकेत है। जब प्रोटॉन की बात आती है तो यहां पर स्मॉल p लिया जाता है प्रोटॉन के लिए, और प्रोटॉन पर नीचे में +1 और ऊपर में 1 ये संकेत के रूप में दिया जाता है। जबकि यहां पर जब न्यूट्रॉन को लेंगे तो न्यूट्रॉन के लिए स्मॉल n, नीचे में 0 और ऊपर में 1, ये तीनों संकेत को ध्यान रखना है। अक्सर यहां पर एग्जाम में पूछा जाता है सिंबल को। तो पहला खोजकर्ता, दूसरा संकेत। अब यहां पर आवेश देखना है।
चार्ज कितना कितना। तो चार्ज के बारे में मैंने पिछले क्लास में चर्चा किया था कि चार्ज जो है एक पर धनात्मक है, एक पर ऋणात्मक है, एक न्यूट्रल। तो कितना है उसको ध्यान रखना। तो जब आवेश की बात आएगी तो इलेक्ट्रॉन का आवेश जो होता है 1.6 गुना 10 का पावर -19 कूलम्ब होता, और ये होता है निगेटिव। क्योंकि हमने पढ़ा था कि इलेक्ट्रॉन जो है वो विद्युत क्षेत्र में पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ जाना चाहता है, और पॉजिटिव वही जाता है जो निगेटिव होता है। इसलिए इलेक्ट्रॉन को हमने कहा था कि ऋणात्मक कण है और इसलिए इस पर माइनस चार्ज आता है। जबकि हमने कहा कि इलेक्ट्रॉन जितना होता है उसी रूप में प्रोटॉन होता है, तो प्रोटॉन इसका अपोजिट है। इसीलिए हमने पढ़ा था कि एटम उदासीन है, वो न्यूट्रल, उस पर कोई चार्ज नहीं है। तो न्यूट्रल होने के लिए एटम को ये कंपल्सन है कि अगर ये माइनस इतना है तो एग्जैक्टली पॉजिटिव जो चार्ज होगा वो इतना ही होगा, तो ये प्लस में होगा और वैल्यू उतना ही 1.6 गुना 10 का पावर -19 कूलम। फिजिक्स में हम लोग पढ़ते हैं इलेक्ट्रोस्टैट में कि आवेश का जो इकाई होता है वो कूलम होता है। क्योंकि आवेश से संबंधित कूलम ने बहुत सारे काम किए हैं, जिसमें कूलम्स नियम आवेशों के बीच लगने वाले बल को बताने का काम करता है। तो ये कूलम आया है चार्ज के लिए, यहाँ निगेटिव में है, यहाँ पर दोनों देख रहे हैं बराबर है, और यही वजह है कि ये प्लस माइनस कैंसिल करता है और एटम उदासीन हो जाता है। तो ये ध्यान रखना आवेश को। आवेश के बाद द्रव्यमान को ध्यान रखना है, मास। और जब द्रव्यमान की बात आएगी तो बहुत इंपॉर्टेंट है मास, क्योंकि मास से बहुत सारे तथ्य हम लोग को आगे भी पढ़ना होगा। जब हम लोग आगे स्ट्रक्चर देखेंगे एटम का, तो यहां द्रव्यमान को ध्यान देना होगा, किसका द्रव्यमान कितना है। अब द्रव्यमान की जब बात करेंगे तो इलेक्ट्रॉन का जो एब्सोल्यूट मास होता है, तो एब्सोल्यूट मास मतलब इंडिपेंडेंट मास, निरपेक्ष द्रव्यमान कहते हैं इसको। और निरपेक्ष द्रव्यमान जब लेंगे तो 9.1 गुना 10 का पावर -31 kg होता। तो ये ध्यान रखना, बहुत नॉर्मल, बहुत नगण्य, नेग्लिजिबल मास है। 10 का पावर -31, समझ सकते हैं कितना छोटा मास है। और इसीलिए यहां मास को जीरो के रूप में दर्शाया गया। इसलिए कहा जाता है इलेक्ट्रॉन में नगण्य मास है, इसमें कोई मास नहीं है। तो ये ध्यान रखना। अब यहां इसका मास लेंगे तो इसका मास जो है वो 1.672 गुना 10 का पावर -27 kg, ये प्रोटॉन का मास है। जबकि न्यूट्रॉन का मास निकालेंगे तो 1.6 गुना 10 का पावर -1.675 गुना 10 का पावर -27 kg। तो मास हो गया तीनों का, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन का। यहाँ चार्ज क्या है, तो यहाँ चार्ज 0 है न्यूट्रॉन का, चूंकि चार्ज तो न्यूट्रॉन का न्यूट्रल होता है। वो हमने पढ़ा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड में ले जाने पर न्यूट्रॉन जो होता है वो ना पॉजिटिव की तरफ जाता है, नेगेटिव, इसलिए चार्ज 0 है। तो यहां ध्यान रखना कि ये जो इंपॉर्टेंट फीचर्स है एग्जाम में पूछा जाए। अब यहां कंपैरेटिव स्टडी करें तो यहां पर 10 का पावर -31, यहाँ 10 पर -27, या 10 पर -27। तो ये जो है सबसे हल्का कण है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन में पूछ दे कि सबसे हल्का कण कौन, तो इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन से भारी प्रोटॉन होता है और प्रोटॉन से भारी न्यूट्रॉन होता है। क्योंकि यहां थोड़ा सा कहा था, यहाँ 2 है और यहाँ 5 है। और यह ध्यान रखना है, यहां भी 10 का पावर -27 है, यहां भी 10 का पावर -27 है। लेकिन यहाँ 2 और 5 की वजह से न्यूट्रॉन इन तीनों में सबसे भारी है। तो ये ध्यान रखना है, अगर कंपैरेटिव स्टडी करेंगे तो 2-3 चीज को ध्यान रखेंगे। पहला तो कि ये जो है सबसे हल्का कण है, ये ध्यान रखना, ये सबसे हल्का है इलेक्ट्रॉन, जबकि ये जो है ये सबसे भारी है। तो कभी कभी कॉन्सेप्चुअली पूछ दे कि परमाणु में सबसे भारी कण कौन, तो न्यूट्रॉन, और परमाणु में सबसे हल्का कण कौन, तो इलेक्ट्रॉन। कभी कभी मास के आधार पर आपको सजाने के लिए कहा देगा, बढ़ते हुए द्रव्यमान के आधार पर सजाएं, घटते हुए द्रव्यमान के आधार पर सजाएं। तो आपको याद रखना है, तो एग्जैक्ट वैल्यू याद रखना है और ये भी ध्यान रखना है। इसके अलावा एक रिलेटिव मास होता है, सापेक्ष द्रव्यमान। तो ये ध्यान रखना है सापेक्ष द्रव्यमान को। तो एक निरपेक्ष था, यहां इंडिपेंडेंट मास था, जो यहां दिया गया सब इंडिपेंडेंट है, किसी से तुलना नहीं किया गया। कोई ऑब्जेक्ट है और उसका अपना अगर मास निकालेंगे तो एब्सोल्यूट कहलाएगा। लेकिन रिलेटिव मास निकाले कि एक मास के रेस्पेक्ट में दूसरे मास को देखें कि उससे भारी है कि हल्का है, तब वो देखा जाएगा, तब उस मास को हम सापेक्ष द्रव्यमान या रिलेटिव मास कहते हैं। अब रिलेटिव मास थोड़ा सा ध्यान रखना है कॉन्सेप्चुअली
कि रिलेटिव मास जब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन का देखते हैं तो वो देखते किसके सापेक्ष हैं, तो ध्यान रखना है कि जब भी देखा जाएगा तो ये हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में देखा जाता है। ये ध्यान रखना, हाइड्रोजन एक एलिमेंट से तत्व है और हाइड्रोजन जो एटम होता है, इस हाइड्रोजन एटम का जो वेट है वो सबसे हल्का होता है। इससे हल्का कोई एटम होता ही नहीं। कभी कभी पूछेगा कि पृथ्वी पर सबसे हल्का तत्व कौन, तो हाइड्रोजन। और ये पूछ दे कॉन्सेप्चुअली कि सबसे हल्का परमाणु कौन, तो हाइड्रोजन परमाणु। तो हाइड्रोजन एटम सबसे हल्का, उससे तुलना किया गया इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन का, तो पता चला कि इलेक्ट्रॉन जो है हाइड्रोजन से बहुत हल्का और लगभग 1/1840 गुना है हाइड्रोजन एटम का। तो ध्यान रखना है कि इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है वो लगभग 1/1840 गुना हाइड्रोजन एटम का। तो ये ध्यान रखना है कि हाइड्रोजन एटम से 1/1840 गुना द्रव्यमान है इलेक्ट्रॉन का, जबकि प्रोटॉन जो होता है वो बिल्कुल हाइड्रोजन एटम के बराबर होता है। तो ये ध्यान रखना है, हाइड्रोजन एटम के समान। इसीलिए कहीं कहीं पर आपको मिलेगा कि हाइड्रोजन एटम किसके जैसा है, तो प्रोटॉन के जैसा। हम लोग जब एसिड बेस साल्ट पढ़ेंगे तो हम लोग को पढ़ना है ब्रोंस्टेन लॉरी का कॉन्सेप्ट, और वहां कहा गया है कि जो प्रोटॉन त्याग करता है वो एसिड होता है, जो प्रोटॉन गेन करता है वो बेस होता है। और वहां प्रोटॉन जो है हाइड्रोजन आयन को कहा गया है। तो ये ध्यान रखना है, ये हाइड्रोजन एटम के समान, जबकि ये जो है ये हाइड्रोजन से भारी कण है। ये ध्यान रखना। तो ध्यान देना है कि दो हाइड्रोजन से हल्का कौन, इलेक्ट्रॉन, और हाइड्रोजन से भारी कौन, न्यूट्रॉन, और हाइड्रोजन के बराबर कौन, तो प्रोटॉन। तो इतना चीज आप बेसिक तौर पर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बारे में ध्यान रखें, जिससे आपको काफी सवाल एग्जाम में पूछा जाए। अब चलें आगे। तो जो एटॉमिक स्ट्रक्चर में मेन टॉपिक अब पढ़ना हम लोग को, वो पढ़ना है एक इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है परमाणु संरचना। तो परमाणु संरचना की बात हम लोग पढ़ेंगे, एटॉमिक स्ट्रक्चर की बात। तो यहां पर हम लोग इस टॉपिक में यही पढ़ने के लिए ही पूरा चैप्टर पढ़ा जा रहा है। अब यहां प्रश्न उठता है कि संरचना की जरूरत क्यों पड़ी, या इसको समझने की आवश्यकता क्यों थी। तो पहला तो ध्यान रखना है कि डाल्टन ने कहा था कि एटम अकेले है, उसमें और कुछ नहीं है, इसलिए संरचना की कोई बात नहीं थी। लोहा का एक पिंड होता है तो उसमें लोहा ही है सब कुछ, तो उसको नहीं समझा जाता है कि इसके अंदर क्या है। लेकिन अगर मिश्रण बना दें लोहा और किसी और चीज का, तो आपको फिर पता करना होगा कि लोहा कितना है, कहां पर है, और दूसरा जो मटेरियल मिलाया गया है वो कहां कहां पर है। तो फिर जरूरत पड़ेगी, जब चूंकि एक से अधिक चीज है, तो जब भी एक से अधिक चीज हो जाता है तो फिर हमको जानने की आवश्यकता हो जाती है कि आखिर इसकी बनावट अंदर में है कैसे। जैसे एक घर को ले लें, तो एक घर में अगर एक ही कमरा हो और उसमें एक ही व्यक्ति रहते हो, तो आपको फिर पता नहीं करना पड़ता है कि उस व्यक्ति का कमरा कौन सा है, बेडरूम कौन सा है, कहां पर वो रहते हैं। लेकिन एक घर हो और उसमें 4 कमरे हों और 4 व्यक्ति रहते हो, तो फिर हम लोग को यह पता करना होता कि किस व्यक्ति का कमरा कौन सा है, कौन सा बेडरूम है। मतलब जब ज्यादा हो जाएगा इंटरनल स्ट्रक्चर में कुछ चीजें एंटिटी के रूप में ज्यादा रहेगी, तो ये जानना कि कौन कहां पर है, कमरा का क्या बनावट है, कहां पर डिजाइन किया गया है। घर जब बनाते तो मैप हम लोग इंटरनल स्ट्रक्चर डिजाइन करते, तो वही स्थिति यहां थी कि जब एटम अकेले था, पता था कि एटम में कुछ नहीं है, तो कुछ जानने की जरूरत नहीं थी। लेकिन जब ये पता चला कि एटम इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन रहता है, तो वैज्ञानिक अब ये जानने का प्रयास करने लगे कि आखिर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन की व्यवस्था क्या है, अंदर में कैसे रहते हैं, उनका क्या बनावट होता है। चूंकि हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन चार्ज कण है, चार्ज पार्टिकल है, और वो दोनों अगर साथ रहेगा तो दोनों में स्पार्क होगा और एटम विखंडित हो जाएगा, तो साथ तो रह नहीं सकता। तो कैसे रहता है इसी को समझना चाहते थे वैज्ञानिक, और इसीलिए परमाणु संरचना पर वर्क होने लगा और वैज्ञानिकों ने काम करना शुरू किया कि आखिर एटम के अंदर अगर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन है तो ये कैसे रहता है, इसकी बनावट क्या है। तो इसी के संबंध में सबसे पहले एक व्यक्ति जिन्होंने इलेक्ट्रॉन को खोजा, जिनका नाम था
थॉमसन। तो थॉमसन ही आते हैं और इन्होंने ही पहली बार ये बताने का प्रयास किया कि एटम कैसा है। लेकिन जिस समय थॉमसन बता रहे थे उस समय एटम का दो ही कण की, दो ही पार्टिकल की खोज हुई थी, जिसको इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन कहा जाता। और इस रूप में थॉमसन ने एटम के अंदर के इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को व्यवस्थित कैसे होता है इसको समझाने का प्रयास किया। और समझाने के लिए एक इंपॉर्टेंट फ्रूट्स को तुलनात्मक अध्ययन किया, जिसको हम लोग तरबूज कहते हैं। तो तरबूज का सीजन है अभी, ग्रीष्मकालीन जो जायद फसल है, हम लोग ज्योग्राफी में पढ़ते हैं खरीफ फसल, रबी फसल और जायद फसल। तो जायद फसल में तरबूज एक वाटरमेलन एक इंपॉर्टेंट फ्रूट्स है या इंपॉर्टेंट क्रॉप्स है जिसको किसान लगाते हैं। अब यहां तरबूज का तुलनात्मक अध्ययन किया थॉमसन ने और बताया कि एटम जो है वो बिल्कुल तरबूज जैसा है, और तरबूज में जैसे अंदर की संरचना होती है वैसा ही एटम होता है। और हमने कहा कि थॉमसन जिस समय बता रहे थे उस समय इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन ही की खोज हुई थी। तो एक वाटरमेलन को तुलना किया और कहा कि वाटरमेलन अगर ले लें ऐसे गोल तो इसको एटम मान लेना, मतलब तरबूज जो है ये एटम, परमाणु। और इस एटम के अंदर जो गूदे भरे हुए हैं, ये गूदे जो भरे हुए हैं पूरा, जब वाटरमेलन हम लोग कटिंग करते हैं नाइफ से, चाकू से, तो अंदर में रेड कलर का पल्प निकलता है, गूदा, जिसमें काफी वाटर और मिनरल्स भरे होते हैं। बहुत एनर्जेटिक फ्रूट्स है, काफी मिनरल सॉल्ट्स इसमें होते हैं। तो ये गूदा है। तो इस गूदे को थॉमसन ने कहा कि जो पल्प होता है तरबूज में, ये गूदा एटम का प्रोटॉन होता है। मतलब क्या कि एटम में प्रोटॉन उसी तरह रहते हैं जैसे तरबूज में गूदा भरा रहता है। और तरबूज के बीच में देखे होंगे, जो तरबूज आप लोग खाते हैं तो देखते होंगे तरबूज में काफी सीड्स होते हैं, बीज। तो ये ध्यान रखना है कि गूदों की तुलना जो है वो कहा कि गूदा जो है वो प्रोटॉन है, और जो बीच में तरबूज में बीज भरा होता है वो बीज जो है ये सीड, ये इलेक्ट्रॉन है। तो ये ध्यान रखना, इलेक्ट्रॉन जो तरबूज के बीज के रूप में होता है। तो बीज की तुलना इलेक्ट्रॉन से किया और गूदा की तुलना प्रोटॉन से किया। तो कई बार पूछेगा एग्जाम कि थॉमसन ने एटम की समानता बताई थी किससे, तो तरबूज से। या बता दे कि एटम के गूदे की तुलना किस कण से, तो प्रोटॉन से। जबकि तरबूज के पल्प की तुलना किससे, तो इलेक्ट्रॉन से। और कहा कि गूदे भरे रहते हैं, बीच बीच में बीज रहता है, और प्लस माइनस मिल करके इस एटम को न्यूट्रल कर देता, उदासीन कर देता, इस पर फिर कोई चार्ज नहीं होता। तो ये तब की बात थी जब सिर्फ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की खोज हो रही थी। कुछ समय बीता और 1932 में प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन के अलावा न्यूट्रॉन भी आ गया। और जब न्यूट्रॉन आ गया तो थॉमसन से काम नहीं चला और इसमें कंफ्यूजन हो गया कि आखिर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन ऐसे है तो न्यूट्रॉन कहां पर। और तब एक व्यक्ति का उदय होता है जिनका नाम था रदरफोर्ड। ये ध्यान रखना। तो रदरफोर्ड एक इंपॉर्टेंट यहां व्यक्ति जिन्होंने एटम के स्ट्रक्चर को पूरी तरह से स्पष्ट चित्रण प्रस्तुत किया दुनिया के सामने, बिल्कुल क्लैरिफाई कर दिया कि एटम कैसे होता। तो कैसे किया इसी को हम लोग को देखना है। मुख्य रूप से रदरफोर्ड को एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ना। आगे और भी कई वैज्ञानिक का नाम आएगा यहां पर, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट परमाणु संरचना से जुड़े हुए व्यक्ति जो हैं वो रदरफोर्ड है। और रदरफोर्ड को एक प्रयोग के लिए याद किया जाता है जिसको अल्फा रे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट कहते हैं। ये ध्यान रखना। तो अल्फा रे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। मतलब अल्फा रे के प्रकीर्णन का प्रयोग, तो एक इंपॉर्टेंट प्रयोग था जो रदरफोर्ड ने किया। और जो प्रयोग किया इसी से परमाणु की संरचना का कॉन्सेप्ट दुनिया को पता चला। तो पहला तो ध्यान रखना है कि रदरफोर्ड ने ही अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट किया। तो कभी पूछ दे कि परमाणु की संरचना की खोज हुई किस प्रयोग से, तो अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। तो क्या था यह प्रयोग, इसी को देखना है, समझना। तो इस प्रयोग में एक बहुत इंपॉर्टेंट काम किया। और काम क्या किया कि रदरफोर्ड ने एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट ले लिया। ऐसे
जो रेडियो एक्टिविटी में हम लोग पढ़ेंगे, तो ये जो बीच में लिया वो एक रेडियो सक्रिय तत्व था। ये तो ये ध्यान रखना है, ये रेडियो सक्रिय तत्व है जिसको रेडियो एक्टिव एलिमेंट कहते हैं। तो रेडियो सक्रिय तत्व ले लिया, और चूंकि हम पढ़ते हैं, ये आगे पढ़ेंगे, आप लोग पढ़े भी होंगे 9th 10th में, 11th 12th में, कि रेडियो सक्रिय तत्व का गुण है कि उससे अपने आप अल्फा बीटा और गामा किरणें उत्सर्जित होती है, इमिट होता। तो उसी में से अल्फा को उठाया, और अल्फा को उठाने का कई वजह था, उसको हम लोग देखेंगे अभी। तो अल्फा रे, चूंकि अल्फा किरण चाहिए था इनको, अल्फा कण, और स्कैटरिंग मतलब उसका बिखराव, किसी चीज से कोई चीज टकराए और टकरा करके फैल जाए, बिखर जाए, दैट इज कॉल्ड स्कैटरिंग। जैसे प्रकाश में प्रकीर्णन होता है, स्कैटरिंग करता है। हम लोग लाइट चैप्टर में पढ़ते हैं, ज्योग्राफी में पढ़ते हैं कि हमें आकाश में नीला दिखता है क्योंकि स्कैटरिंग होता है। स्कैटरिंग ना हो तो आकाश नीला नहीं दिखे, क्योंकि प्रकाश किरणें जब वायुमंडल में आती है तो कणों से टकरा करके वो फैलती है, और जो फैलाव होता है उसमें सबसे ज्यादा इस नीले रंग का ही प्रभाव होता है, और इसलिए आकाश नीला दिखता। तो वही फैलाव के प्रभाव को देखना चाहते थे दर्पण, और फैलाव के लिए एक तो रेडियो एक्टिव एलिमेंट ले लिया सक्रियता, ताकि अल्फा किरण को मिले, और इसके अलावा एक गोल्ड फॉइल ले लिया। गोल्ड फॉइल के रूप में सोने का पत्थर ले लिया है। तो ये सोने का पत्थर, तो ध्यान रखना है, पत्थर है सोने का, तो ये सोने का सीट है, पत्थर। तो ये ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। जब शुरुआत हुआ था केमिस्ट्री तो हमने चर्चा किया था सोने के बारे में, कि सोना धातु में सबसे ज्यादा मैलिएबल होता है। मैलिएबल मतलब हथौड़े से पीटेंगे तो पतला से पतला सीट बन जाएगा उसका, और यही आधार था रदरफोर्ड को इस सोने के पत्थर को चुनने का। तो कॉन्सेप्चुअली कभी पूछ दे कि रदरफोर्ड ने इस प्रयोग के लिए सोने के पत्थर को ही सिलेक्ट किया, इसका कारण क्या था? तो इसलिए कि उनको पता था कि सोना से ज्यादा पतला चादर हम नहीं बना सकते, क्योंकि पतला चादर इसलिए कि उनको अल्फा किरण का प्रभाव देखना था, और इस रूप में एक गोल्ड फॉइल लिया। और सोना है तो सोना में अंदर में एटम ही होगा, एटम के अलावा कुछ होगा नहीं। क्योंकि हमने पढ़ा कि तत्व में एक ही तरह का एटम होता है, एटम के अलावा कुछ नहीं होता। तो इसलिए वो चाहते थे कि एक सोने का पत्थर ले लें, तो उस एटम का क्या प्रभाव होता है, या एटम पर जब अल्फा किरणें गिरती है तो किस रूप में इफेक्ट करती है, इसी को समझना चाह रहे हैं। तो इसी को यहां पर हम लोग समझेंगे इस प्रयोग के द्वारा। तो एक गोल्ड फॉइल ले लिया, जिसको हम एटम के रूप में यहां दर्शा रहे हैं कि सोने का पत्थर है जो एक एटम का बना हुआ है, एक गोलाकार एटम है जिसको हम पत्थर के रूप में देख रहे हैं। तो ये सोने का पत्थर है, और पत्थर का एक्चुअली ये एटम है, परमाणु, क्योंकि परमाणु की संरचना को समझना था, इसलिए पत्थर को परमाणु ही समझना, क्योंकि उसमें ऑलरेडी सिर्फ परमाणु और कुछ है नहीं। अब इस सोने के पत्थर पर अल्फा किरण को डाला, तो अल्फा किरण निकला, तो निकलेगा कहां से? तो निकलेगा इस रेडियो एक्टिव एलिमेंट से, और निकला और बहुत सारी किरणें आई, ऐसे किरणें आती रही, और ऐसे यहां तक इनको मार्ग मिला, क्योंकि इसके पहले कुछ टकराने की कोई वजह नहीं थी। तो इस प्रकार से किरणें आई, और किरणें आकर के गोल्ड फॉइल से टकराई, और जो टकराई तो टकराने के बाद जो चीजें दिखाई दिया रदरफोर्ड को, उससे परमाणु की संरचना के बारे में पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि आखिर अंदर में है कैसे, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन का क्या व्यवस्था होता है, कहां कहां किसका बेडरूम है, किसको कहां पर जगह दिया गया। तो इसको समझना यहीं पर है। अब यहां पर जब किरणें आई तो यहां तक बिल्कुल सीधा आया, और सीधा आया, उसमें से मैक्सिमम किरणें ऐसे पार चली गई। इस प्रकार से किरणें गई और सीधा निकल गई, कुछ नहीं हुआ उसको। लेकिन कुछ किरणें जब इधर आई, मतलब सेंटर पार्ट में, केंद्र में, तो जब कुछ किरणें आई तो यहां तक सीधा आई ऐसे, और ऐसे आकर के ये टर्न करके ऐसे मुड़ गई। ये किरणें आई और यहां से आकर के ऐसे मुड़ गई। एक ध्यान रखना कि मैक्सिमम किरणें सीधा चली गई, कुछ किरणें आई और ऐसे
स्कैटर्ड करके फैल करके आगे निकल गए। और इसी में से कुछ किरण जो आई, मतलब बहुत रेयरली एक आध किरण ऐसे गई और टकराई ऐसे, और टकरा करके फिर वापस लौट गई अपने मार्ग पर। तो ये चीज रदरफोर्ड को दिखा 3 निष्कर्ष। पहला निष्कर्ष कि मैक्सिमम किरणें जो है सीधा पार जाती है, कुछ किरणें आती है और सेंटर पॉइंट से फैल करके आगे बढ़ जाती है, और एक आध किरणें जो होती है सीधा आती है और टकरा कर वापस अपने मार्ग पर लौट जाती है। ये 3 इफेक्ट जो दिखा, उससे रदरफोर्ड ने दुनिया को 3 बात बताई एटम के बारे में। पहला बात जो बताया उसी को ध्यान रखना। पहला बात बताया कि कोई भी जो एटम होता है, कोई भी जो एटम होता है, वो एटम का अधिकांश भाग खाली होता है, एम्प्टी, कुछ नहीं है इसमें। ये कहना था रदरफोर्ड का। तो ये ध्यान रखना कि पहला जो निष्कर्ष दिखा उसके आधार पर कहा दिया कि एटम का अधिकांश भाग खाली है, क्योंकि खाली है तभी ये पार कर रहा है। अगर बीच में कुछ होता तो फिर पार नहीं करता है। तो पहला कि मैक्सिमम किरणें बाहर चली जा रही है सीधा अपने मार्ग पर, इसलिए कह दिया कि एटम का अधिकांश भाग खाली। पहला पॉइंट बताया। दूसरा पॉइंट बताया कि एटम के बीच में, मतलब परमाणु के एटम के बीच वाले भाग में, बीच वाले भाग में धनात्मक कण होता है। धनात्मक कण, जिसके बारे में हमने पढ़ा है कि धनात्मक कण एक ही होता है जिसका नाम प्रोटॉन है। अभी हमने पढ़ा है आपको कंपैरेटिव स्टडी करने के आधार पर कि धनात्मक कण प्रोटोनी। तो पहला तो कह दिया कि मैक्सिमम भाग खाली है इसलिए सीधा निकल जाता है। दूसरा पॉइंट बताया कि एटम का बीच वाला भाग जो है वो धनात्मक कण से बना हुआ है, मतलब जो सेंटर पार्ट है यहां पर एक पॉजिटिव कोई चीज है, ये इसलिए कि अल्फा किरण जो आ रही है, ये जो किरण आ रही है अल्फा रे है ये। और अल्फा रे आपको ध्यान रखना, हम आगे पढ़ेंगे रेडियो एक्टिविटी में, कि अल्फा रे जो होता है वो हीलियम +2 आयन होता है, या इसको हीलियम का न्यूक्लियस मान सकते हैं आप, हीलियम का नाभि। पूछा भी अभी रेलवे के एग्जाम में, बीपीएससी सहायक के एग्जाम में पूछा था कि हीलियम अल्फा कण जो है वो समान होता है किसके, ये पूछा था बीपीएससी असिस्टेंट में इस बार, अभी 2 महीने पहले। तो यहां ध्यान रखना है कि हीलियम जो न्यूक्लियस होता है वही अल्फा कण, और हीलियम न्यूक्लियस पर +2 चार्ज होता है। तो ये +2 चार्ज है, धनात्मक किरण है ये, मतलब ये जो है ये पॉजिटिव किरण। अब पॉजिटिव किरण जब पॉजिटिव के पास जाता है तो पॉजिटिव पॉजिटिव एक दूसरे को धकेलता, दूर करना चाहता है। चूंकि कूलम्ब्स ने कहा है कि 2 समान चार्ज होगा तो रिपल्सन होगा, असमान चार्ज होगा तो अट्रैक्शन होगा। तो यहां पर रिपल्सन हो रहा है, धकेल रहा है। अगर अट्रैक्शन होता है तो ऐसे मुड़कर किरणें आती, ये इधर मुड़ती है इधर मुड़ती है, जबकि ये बिखर रही है। मतलब यहां पॉजिटिव रखा हुआ है और जब पॉजिटिव के नजदीक आता है तो उसको धकेलता है, किरणें मुड़ करके बाहर निकल जाती है। और इसी तथ्य के आधार पर बता दिया कि एटम का बीच वाला भाग जो है वो प्रोटॉन का बना हुआ। तीसरा पॉइंट बताया कि एटम के बीच वाले भाग में भारी कण होता है, हैवी पार्टिकल। और अभी हमने आपको बताया था कि एटम में सबसे भारी जो होता है वो न्यूट्रॉन होता है। इसको बताने का क्या आधार था रदरफोर्ड का, तो थोड़ा सा प्रयोग पर ध्यान देंगे तो ध्यान दें कि एक किरण है जो ऐसे जा रही है, एक आध किरण बहुत रेयरली जाती है और टकराकर सीधा लौट जाती है, मतलब रिबाउंड करती है। और रिबाउंड तभी होता है किसी चीज से जब रिएक्शन फोर्स जो होता है वो बराबर मिलता है। जितना फोर्स से आप फोर्स लगाएं उतना ही फोर्स से मिलेगा, तो रिबाउंड कर जाएगा कोई चीज। गेंद को ऐसे पटकते हैं, हार्ड सरफेस होता है तो रिबाउंड होकर गेंद वापस आ जाता है। अगर कीचड़ में मारेंगे तो गेंद ऊपर नहीं आएगा, या गद्दे पर मारें ऊपर गेंद नहीं आएगा, क्योंकि उसको रिएक्शन फोर्स नहीं मिलेगा। तो रिएक्शन फोर्स मिलने के लिए जिससे को आप हीट कर रहे हैं
उसको बहुत कठोर, हार्ड और भारी होना चाहिए, तभी वो रिएक्शन फोर्स कंप्लीटली रिबाउंड करेगा। और यही रदरफोर्ड का निष्कर्ष था कि अगर किरण जा रही है और टकरा कर वापस आती है, मतलब यहां भारी कण है, और भारी कण से जब टकराता है तो अल्फा कण वापस आ जाता है लौट कर। और ये भारी जो कण है, ये हमने पढ़ा कि भारी कण न्यूट्रॉन होता है। मतलब ये भी कह दिया कि बीच में धनात्मक कण प्रोटॉन तो है ही, साथ ही साथ बीच में सबसे भारी कण न्यूट्रॉन भी है। और इसी दोनों की वजह से बीच वाला भाग बना हुआ है, और बीच वाला जो भाग बना हुआ है इसी को रदरफोर्ड ने एक नाम दे दिया, जिसको एटम का न्यूक्लियस रखा गया नाम, जिसको हिंदी में नाभिक कहते हैं। तो ये ध्यान रखना, और एग्जाम में पूछेगा कि नाभिक की खोज किसने किया, तो नाभिक का खोजकर्ता अक्सर याद रखना है, खोजकर्ता के रूप में रदरफोर्ड का ही नाम आएगा। तो ये ध्यान रखेंगे रदरफोर्ड को। जबकि एक नाभिक या केंद्रक मैंने बताया था एटम में जब सेल पढ़ रहे थे, तो वहां रॉबर्ट ब्राउन का नाम आता है, और दोनों पूछता है सेल का केंद्रक कौन खोजा और एटम या परमाणु का नाभिक किसने खोजा। अब ये बात स्पष्ट हो गई कि एटम अधिकांशतः खाली है, बीच में कुछ भाग जो है वो पॉजिटिव और न्यूट्रल कणों से मिलकर बना हुआ है। पॉजिटिव कण प्रोटॉन है और न्यूट्रल कण न्यूट्रॉन है। इन्हीं दोनों के मिलने से बीच में एक छोटा सा भाग होता है एटम के अंदर, और छोटे से भाग का नाम न्यूक्लियस या नाभिक होता है। मतलब न्यूक्लियस के अंदर दो चीज रहता है, प्रोटॉन और प्लस न्यूट्रॉन। ये ध्यान रखना। तो कभी पूछ देगा कि परमाणु के नाभिक में कौन कौन से कण होते, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते। मतलब ये नाभिक जो है, ये इस नाभिक को ध्यान रखना है कि अगर नाभिक ऐसे मान लें इसको, तो ये न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियस में दो कण रहेगा, प्रोटॉन रहेगा, और प्रोटॉन के साथ साथ न्यूट्रॉन रहेगा। इतना चीज बिल्कुल स्पष्ट, बहुत सटीक और बहुत ही एक्यूरेट प्रयोग के आधार पर रदरफोर्ड ने दुनिया को समझा दिया कि एटम है, एटम का नाभिक। लेकिन एक चीज एटम के बारे में रदरफोर्ड गलती बता गए, और वो गलती जो था वो इनका ड्रॉबैक था, कमी था रदरफोर्ड का, या रदरफोर्ड के सिद्धांत के दोष, या इस प्रयोग का दोष के रूप में देख सकते हैं। तो रदरफोर्ड का जो सिद्धांत आया उसका एक दोष दिखा कि रदरफोर्ड ने अंत में कहा कि जो एटम में इलेक्ट्रॉन होता है, वो इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता है। ये कहा अंत में, और यहीं पर रदरफोर्ड गलती कर गए, क्योंकि बाद में एक थ्योरी आया जिसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी। ये ध्यान रखना। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी जब आया दुनिया में, विज्ञान तरक्की किया और विद्युत चुंबकीय सिद्धांत आया, तो ये वाली बात रदरफोर्ड की गलत हो गई। और इसलिए रदरफोर्ड के सिद्धांत का ये एक बहुत बड़ी कमी मानी जाती है। तो कभी पूछ दे एग्जाम में कि रदरफोर्ड के सिद्धांत का दोष था क्या, तो यह बताना रदरफोर्ड के द्वारा कि इलेक्ट्रॉन जो है नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता रहता है, ये बात गलत। क्यों गलत है, तो इसको थोड़ा सा समझना यह है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी कहता है कि अगर कोई चार्ज बॉडी, आवेशित पिंड अगर घूमेगा, चक्कर काटेगा, तो उस चार्ज बॉडी के घूमने से उसके अंदर से ऊर्जा बाहर आती है। यह ध्यान रखना कि कोई आवेशित कण अगर घूमना शुरू कर दे तो उसके अंदर से ऊर्जा इमिट होती है। यह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी प्रमाणित करता है। और यही बात जब पता लगा कि इस आधार पर अगर इलेक्ट्रॉन को मान ले कि घूमता है नाभिक के चारों ओर, तो फिर पूरा कॉन्सेप्ट ही एटम का उल्टा हो जाएगा, और फिर एटम का अस्तित्व ही खतरे में पड़ जाता है। होता क्या है कि अगर मान लें कि नाभिक ऐसे है जिसके बारे में रदरफोर्ड ने बताया और कहा कि एक इलेक्ट्रॉन है जो ऐसे इसका चक्कर काट रहा है, ये घूम रहा है, ऐसे ये घूम रहा है इसके चारों तरफ, तो ऐसे नहीं घूमेगा। जब घूमेगा तो ऊर्जा बाहर आएगी, ऊर्जा जब बाहर आएगी तो ये जैसे जैसे घूमेगा
ये नाभिक के ऊर्जा कमने की वजह से नाभिक के नजदीक आ जाए और ऐसे घूमते घूमते एक समय आएगा कि जाकर के नाभिक से टकराएगा और नाभिक से टकराएगा तो इलेक्ट्रॉन पर माइनस चार्ज, इस पर प्लस चार्ज और दोनों मिलेगा तो एक बहुत बड़ा विस्फोट होगा और एटम डिस्ट्रॉय हो जाए, विखंडित हो जाएगा, एटम ही नष्ट हो जाए। लेकिन ऐसा होता नहीं है, एटम विखंडित नहीं होता, एटम अपने जगह पर काम करता रहता है। तो ये चीज बातें गलत हो गई जो रदरफोर्ड के सिद्धांत के दोष के रूप में देखा जाता है। जब ये बातें पता लगी, लोगों ने पढ़ा, वैज्ञानिकों ने देखा, तो सब कुछ बिल्कुल स्पष्ट था जो इस एक्सपेरिमेंट के आधार पर रदरफोर्ड ने बताया था। लेकिन अब यहां से आगे बढ़ें तो यह दोष एक बहुत बड़ी कमी के रूप में दिख रहा था, जिसको ठीक करने का प्रयास या इस दोष को दूर करने का काम एक व्यक्ति ने किया जिसका नाम था नील बोर। और नील बोर आते हैं और नील बोर आकर के एक नया सिद्धांत लाया, और जो सिद्धांत लाया वहीं से परमाणु की संरचना का सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, बिल्कुल स्पष्ट हो गया और रदरफोर्ड के कमी भी दूर हो गए। तो क्या था नील बोर का सिद्धांत? तो यहां ध्यान रखना है, एक और व्यक्ति आते हैं जिनका नाम था नील बोर, जिसको बोर थ्योरी के नाम से भी जाना जाता है। तो कभी कभी कॉन्सेप्चुअली आपको पूछेगा, बीपीएससी में पूछा, यूपीएससी में पूछा, एसएससी में पूछा कि रदरफोर्ड के परमाणु संरचना का जो सिद्धांत था उसकी कमी को दूर करने वाला व्यक्ति कौन था? तो नील बोर था। तो नील बोर ने क्या कहा, इसी को यहां पर थोड़ा सा देखेंगे। तो नील बोर ने कहा कि सब कुछ सही है, रदरफोर्ड जो कहते हैं बिल्कुल सही है, कोई गलती नहीं, एक ही गलती है जिसको हम लोग थोड़ा सा चेंज कर लें कॉन्सेप्ट को तो वो गलती भी ठीक हो जाएगी। और इसलिए नील बोर के बोर सिद्धांत को बहुत याद किया जाता है। तो नील बोर का सिद्धांत क्या है इसको समझना। तो रदरफोर्ड ने कहा था कि इलेक्ट्रॉन जो है एटम के नाभिक के चारों ओर घूमता रहता, बस इतना ही कहा। इसी में इन्होंने थोड़ा सा चेंज किया और कहा नील बोर के अनुसार कि नील बोर ने कहा कि इलेक्ट्रॉन जो है ये इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर घूमता तो है, नाभिक के चारों ओर घूमता है, लेकिन ऐसे ही नॉर्मली नहीं घूमता, घूमने का एक पैटर्न बना हुआ। तो उसी को इन्होंने समझाया कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर एक निश्चित ऊर्जा के कक्ष में घूमता है, निश्चित ऊर्जा के रास्ते पर चक्कर लगाता, चक्कर लगाता, और इस चक्कर को ही कक्ष कहा जाता और भी। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट। अभी तक कहा गया था कि इलेक्ट्रॉन घूमता है सिर्फ नाभिक के चारों, लेकिन यहां कहा कि चारों घूमता तो है लेकिन निश्चित ऊर्जा के रास्ते पर घूमता है। जैसे कई बार दौड़ देखे होंगे ट्रैक पर, तो ट्रैक में रास्ता बना होता है, हर व्यक्ति के लिए अलग अलग रास्ता, चूने से, रस्सियों से लाइनिंग खींच देते, उसी में दौड़ना है। आप इधर उधर दौड़ेंगे तो सब टकरा जाएगा एक दूसरे से। तो रास्ता बनाएगा, उसी रास्ते पर उसी ट्रैक पर आपको चलना। तो ऐसा ही ट्रैक बना हुआ, ट्रैक को यहां ऊर्जा का स्तर का, निश्चित ऊर्जा का स्तर, तो ये ध्यान रखना निश्चित ऊर्जा के रास्ते पर चक्कर लगाता है। मतलब अगर नाभिक ऐसे मान लें जो रदरफोर्ड ने खोजा, तो इस नाभिक के बाहर एक ट्रैक बना हुआ है ऐसे, और ये ट्रैक जो है यही निश्चित ऊर्जा का रास्ता है। अगर ये ट्रैक को पहला ट्रैक माने तो इसका ऊर्जा E1 है, अगर ये दूसरा ट्रैक माने तो ऊर्जा E2 है, अगर तीसरा ट्रैक होगा तो इसका ऊर्जा E3। मतलब ऊर्जा फिक्स है, ऊर्जा चेंज नहीं होगा। और जो इलेक्ट्रॉन इसमें रहेगा वो इसी में घूमेगा, जो इसमें रहेगा वो इसमें घूमेगा, जो इसमें रहेगा वो तीसरे में घूमेगा। और यही नील बोर ने कहा कि जब भी घूमेगा तो एक निश्चित ऊर्जा वाले रास्ते पर घूमेगा, और जो निश्चित रास्ते पर घूमेगा वो रास्ता जो है वो परमाणु का नॉर्मल रास्ता नहीं है, वो परमाणु का ऑर्बिट है, कक्ष है। तो कभी पूछेगा कॉन्सेप्चुअली कि परमाणु के कक्ष की खोज किसने किया? तो रदरफोर्ड ने किया, ये ध्यान रखना। तो कक्ष को खोजा और ऑर्बिट के बारे में जानकारी दे दिया, और इस रूप में
एक नया कॉन्सेप्ट आ गया कि इलेक्ट्रॉन जो घूमेगा, जब भी घूमेगा निश्चित ऊर्जा के रास्ते पर घूमेगा। और इस प्रकार परमाणु की संरचना की बात क्लियर हो गई कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन कैसे रहेगा। तो एक नाभिक है जिसमें प्रोटॉन न्यूट्रॉन बंद रहता है और उसके बाहर अलग अलग ऊर्जा का कक्ष है, रास्ता है जो ऑर्बिट के रूप में है, और उस अलग अलग ऑर्बिट में अलग अलग इलेक्ट्रॉन चक्कर काटते रहते हैं। और इस प्रकार परमाणु की संरचना की बात कंप्लीट हो गई। अब यहां के बाद एक चीज दुविधा की हो गई कि आखिर इलेक्ट्रॉन जो है अलग अलग ऑर्बिट में घूम रहा है, तो वो सब एक साथ घूमता है कि अलग अलग घूमता है? क्योंकि एक परमाणु में कई इलेक्ट्रॉन होते हैं, नाभिक में तो बंद है, यहां घूमने की जरूरत नहीं है। लेकिन यहां जब चक्कर काट रहा है तो क्या सभी इलेक्ट्रॉन एक साथ घूमते हैं या अलग अलग पैटर्न में घूमते हैं, अलग अलग उनका जगह होता? और इस प्रकार से आगे जो हम लोग देखेंगे वो इलेक्ट्रॉन के डिस्ट्रीब्यूशन की बात देखेंगे कि आखिर इलेक्ट्रॉन का इसका वितरण कैसे होता है। तो यही परमाणु संरचना से संबंधित सबसे इंपॉर्टेंट बात एटॉमिक स्ट्रक्चर का, रदरफोर्ड का सिद्धांत, नील बोर का सिद्धांत, थॉमसन का सिद्धांत, ये सब आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर से ध्यान रखना। वीडियो को जो पहली बार देख रहे हैं लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें ताकि मैं वीडियो को और अच्छे से अपलोड कर सकूं। ध्यान रखें, कुछ कमी हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जो एक लव टेस्ट सीरीज चल रहा है GS with H रोशन टेलीग्राम पर, उसको भी बनाएं रेगुलरली, जो कि बहुत कॉन्सेप्चुअल सवाल होता है। 21 क्वेश्चंस होते हैं, सातों सब्जेक्ट मिलाकर के, कुछ इकोनॉमिक्स का भी सवाल, कुछ और भी चीजें जनरल अवेयरनेस के तौर पर मिसलेनियस टॉपिक उसमें डाला जाता है, जो बहुत एग्जाम ओरिएंटेड है। बहुत सारे चीज उससे आपको डायरेक्टली एग्जाम में पूछे जाएं। तो इसी के साथ मैं ये वीडियो यहीं पर कंप्लीट करता हूं। आगे फिर इसको आगे मैं कंप्लीट करूंगा। अगले वीडियो में हम लोग ज्योग्राफी का टॉपिक देखेंगे, जो चल रहा था, भारत के प्राकृतिक विभाग की बात कर रहे थे, उसी को हम लोग आगे देखेंगे। हिमालय पढ़ रहे थे, तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे आपको। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। जहां भी रहें स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और देश के बारे में थिंक करें, देश के हित के बारे में सोचें। तो थैंक यू।